अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज फिलॉसफी में हमने सोक्रेटिस का थ्योरी ऑफ नॉलेज डिस्कस करना है। ठीक हो गया। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और भी है। मैं अपने एक फ्रेंड के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स दे रहा हूँ। बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके ऊपर लेक्चर्स दे रहा हूँ। आपको वो लेक्चर्स मिल सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे मैंने पॉलिटिकल साइंस के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। तो जो भी लेक्चर्स मेरे पॉलिटिकल साइंस के उस चैनल पे होंगे वो आपको मेरे चैनल के थ्रू भी मिल सकते हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आप जरूर विजिट करें। ठीक, आज हमने डिस्कस करना है सोक्रेटिस का थ्योरी ऑफ नॉलेज। इजी है, बहुत इजी है, लेकिन अटेंटिव होके सुने। ठीक, सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। सोफिस्ट्स का क्या मानना था उस टाइम, एंशिएंट ग्रीक पीरियड में सोफिस्ट नॉलेज को किस तरह अंडरस्टैंड करते थे। ठीक, अब सोफिस्ट के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। 2 वीडियोस हैं, एक हु वर सोफिस्ट्स और दूसरी है नॉलेज इज बेस्ड अपॉन परसेप्शन। अब उन दोनों अलग अलग वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो डिटेल्ड वीडियोस हैं, उनको आप अगर देखना चाहें तो आप जरूर देखें। ठीक, लेकिन अभी हम चूंकि सोक्रेटिस को पढ़ रहे हैं, उसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये बैकग्राउंड डिस्कस करना और उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक, देखें, सोफिस्ट्स प्रोफेशनल टीचर्स थे। ठीक, अब ये कहते थे कि नॉलेज इज बेस्ड अपॉन परसेप्शन। नॉलेज इंसान की, इंडिविजुअल की सेंसरी परसेप्शन के ऊपर बेस करता है नॉलेज। ठीक, सेंसरी परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। सेंसरी परसेप्शन आपके 5 सेंसेस, ठीक, जिसके थ्रू आप वर्ल्ड को परसीव कर रहे हो, यही आपका नॉलेज बिल्ड करता है। ठीक, लेकिन कैसे? सोफिस्ट ये कहते थे व्हाट अपीयर्स ट्रू टू मी इज ट्रू फॉर मी एंड व्हाट अपीयर्स ट्रू टू यू इज ट्रू फॉर यू। जो मुझे ट्रू लग रहा है वो मेरे लिए मेरा नॉलेज है, जो आपको ट्रू लग रहा है वो आपके लिए आपका नॉलेज है। विच मीन्स कि मेरी जो सेंसरी परसेप्शंस हैं, जिसके थ्रू मैं दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे लिए यही सेंसरी परसेप्शंस मेरा नॉलेज दुनिया के बारे में बिल्ड करती हैं। आपकी सेंसरी परसेप्शंस, जिस तरह आप दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपका नॉलेज दुनिया के बारे में बिल्ड करती हैं। ठीक, एग्जांपल, मैं एक इंडिविजुअल बीइंग हूं, मेरी अपनी सेंसरी परसेप्शंस हैं। आप एक इंडिविजुअल बीइंग हो, आपकी अपनी सेंसरी परसेप्शंस हैं। फर्क कहां पे है? देखें, आप एयरपोर्ट गए, आपने एरोप्लेन देखा, आपको एरोप्लेन बड़ा नजर आया, उसका साइज आपको बड़ा नजर आया। ये आपने अपनी सेंसरी परसेप्शंस के थ्रू एरोप्लेन को परसीव किया। तो व्हाट अपीयर्स ट्रू टू यू इज ट्रू फॉर यू। वही आपके लिए नॉलेज है कि एरोप्लेन का साइज बड़ा होता है। मैं जिंदगी में कभी एयरपोर्ट नहीं गया और मैंने आज तक जहाज को, एरोप्लेन को सिर्फ हवा में उड़ते हुए देखा है। तो अगर, यानी हवा में उसका साइज मुझे इतना नजर आता है, ये मेरी सेंसरी परसेप्शन है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज एन एरोप्लेन, तो मैं ये कहूंगा कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है और उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि मेरी सेंसरी परसेप्शन से मैंने ये परसीव किया। आपकी सेंसरी परसेप्शन से आपने ये परसीव किया कि एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा होता है और उसका साइज बड़ा होता है। ठीक, आप समझ आई बात की? तो इंडिविजुअल की सेंसरी परसेप्शन उसका नॉलेज बिल्ड करती है जब वो दुनिया में चीजों को ऑब्जर्व करता है। ये सोफिस्ट कहते हैं। ठीक, और सोफिस्ट ये कहते हैं कि नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स नहीं होते। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, इसको समझें।
हमने साइंस जब पढ़ी, हमें साइंस के थ्रू ये पता चला कि सन स्टैटिक है, सेंटर में मौजूद है सूरज, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये हमें साइंस ने बताया, विच इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, चाहे आप माने इस बात को या ना माने। ठीक, लेकिन जब हम सोफिस्ट की बात करते हैं, नॉलेज इज बेस्ड अपॉन सेंसरी परसेप्शन, तो वहां पे आर्गुमेंट इस तरह होता है कि मैं खड़ा हूं जमीन पे और मैं जब सूरज को देखता हूं तो सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट की तरफ चला जाता है। और मैं ये कंक्लूड करूं कि जमीन स्टैटिक है और सूरज मूव कर रहा है, ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ने, मेरी सेंसरी परसेप्शन ने मेरा ये नॉलेज बिल्ड किया कि जमीन स्टैटिक है, सूरज मूव कर रहा है। दिस इज नॉलेज इज बेस्ड अपॉन परसेप्शन, और सोफिस्ट कहते हैं कि ये नॉलेज ठीक है। क्यों? What appears true to me is true for me, मेरे लिए ठीक है। तो which means कि no objective truths, कोई objective truths है ही नहीं। नॉलेज हो गया, ट्रुथ हो गया, रियलिटी हो गई, ये इंडिविजुअल की अपनी सेंसरी परसेप्शंस पे बेस करती हैं। ठीक, अब बात की समझ आई। अब यहां पे प्रॉब्लम है, सोक्रेटिस कहता है कि एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी है, कि आपने ट्रुथ को, नॉलेज को, रियलिटी को, ठीक है, इंडिविजुअल की सेंसरी परसेप्शन के ऊपर बेस किया है, तो सब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है कि नॉलेज हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करता जा रहा है। जैसे मैंने आपको एरोप्लेन की एग्जांपल दी, आपके लिए एरोप्लेन बड़ा है क्योंकि आपने एयरपोर्ट पे देखा, मेरे लिए एरोप्लेन छोटा है क्योंकि मेरी सेंसरी परसेप्शंस ने जो मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्ड की, मैंने उसे हवा में देखा, इसलिए मेरा छोटा है एरोप्लेन। ठीक, मेरे लिए। अब ये जो एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि सेंसरी परसेप्शन वेरीज, हर इंडिविजुअल की सेंसरी परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है, और कुछ इंडिविजुअल कलर इंपेयर्ड भी तो हो सकते हैं कि कलर्स के दरमियान में डिफरेंशिएट ना कर पाए। मैं कह रहा हूं कि ये वाइट कलर है, दूसरा बंदा है, उसका सेंसरी परसेप्शन डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है, और वो कह रहा है कि नहीं ये तो हाफ वाइट है। ठीक, सेंसरी परसेप्शन वेरीज, जिसका रिजल्ट निकलता है कि नॉलेज वेरीज। मैं जिस तरह चीजों को परसीव कर रहा हूं वो मेरे लिए नॉलेज बन रहा है, दूसरा जिस तरह परसीव कर रहा है उसके लिए नॉलेज बन रहा है, तो मेरे लिए नॉलेज अलग, उसके लिए अलग, तो नॉलेज वेरीज। इसके रिजल्ट में क्या निकल रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ डिस्ट्रॉयड, कि फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन बंदा ठीक बात कर रहा है, मैं ठीक बोल रहा हूं, मेरा नॉलेज ठीक है, या ये बंदा ठीक बोल रहा है, इसका नॉलेज ठीक है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिविटी जो ट्रुथ की है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मैंने आपको सूरज की एग्जांपल दी कि सूरज, साइंस कहती है कि दरमियान में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, स्टैटिक है, और प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, आप माने या ना माने। लेकिन अगर मैं सोफिस्ट की बात मानता हूं और मैं ये कहता हूं कि नहीं, सूरज तो मशरिक से निकल रहा है, ईस्ट से, और मगरिब में, वेस्ट में जा रहा है, जमीन स्टैटिक है। ठीक, तो मेरी इस बात को काउंटर करने के लिए ऑब्जेक्टिव ट्रुथ आता है कि वकास तुम गलत बोल रहे हो। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ये है कि सूरज स्टैटिक है और बाकी प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। सोफिस्ट ने ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स को खत्म कर दिया, ट्रुथ और नॉलेज को सब्जेक्टिव बना दिया। अब कुछ पता नहीं चल रहा कौन सच बोल रहा है, कौन किसके पास ट्रू नॉलेज है। ठीक, तो इसका पता नहीं चल रहा था। अब
सोक्रेटिस ने ये 3 काम करने थे। पहला, ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज, कि कोई ट्रू सोर्स हो नॉलेज का, ठीक। रीजन, कि रीजन कहां पे लाए करता है, क्योंकि सोफिस्ट्स ने तो सेंसरी परसेप्शन की बात की, रीजन को तो बीच में से निकाल दिया, लेकिन रीजन का एलिमेंट तो मौजूद है। अब सोक्रेटिस चाहता है कि इस एलिमेंट को भी तो हमें यूटिलाइज करना है, ठीक। थर्ड पॉइंट, टू रिस्टोर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ, के जो ऑब्जेक्टिविटी है ट्रुथ की उसको रिस्टोर करना है, क्योंकि सोफिस्ट्स ने ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा नॉलेज ट्रू है और कौन सा नॉलेज फॉल्स है, क्या ट्रुथ है क्या फॉल्सहुड है, ये चीज खत्म हो गई थी, ठीक। तो ये 3 काम अब सोक्रेटिस ने करने हैं। तो सोक्रेटिस ने एक बात की कि ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कंसेप्ट्स, जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा आपके पास आता है कंसेप्ट से। ये बेसिक बात है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए, इस बात को एक्सपेंड करने के लिए, इस बात को मजीद इलुसिडेट करने के लिए हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सोक्रेटिस बातें कर रहा है इस बात के हक में कि ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कंसेप्ट्स। समझे? अब इसको गौर से सुने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जहन में आता है कि व्हाट इज अ कंसेप्ट, कि एक कंसेप्ट क्या है, ठीक। तो सोक्रेटिस कहता है व्हेन we are directly conscious of the presence of any particular thing, a man, a horse, a tree, such consciousness is called perception. क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को बताने के लिए पहले सोक्रेटिस डिफरेंशिएट कर रहा है 2 चीजों के दरमियान, कि परसेप्शन क्या है और मेंटल इमेज या मेंटल इमेजिनेशन क्या है। पहले इन 2 के दरमियान डिफरेंशिएट करेगा, फिर हमें बताएगा कि कंसेप्ट क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर इसको आप लोगों ने अटेंटिव होके सुनना है। देखिए, when we are directly conscious of the presence of any particular thing, a man, a horse, a tree, such consciousness is called perception. जब आप डायरेक्टली किसी चीज को परसीव कर रहे होते हो, अपनी आंखों से डायरेक्टली परसीव कर रहे हो किसी चीज को, चाहे वो कोई आदमी है, घोड़ा है, कोई ट्री है, उस कॉन्शियसनेस को उस टाइम हम परसेप्शन कहते हैं, जब हम डायरेक्टली चीज को कॉन्शियस माइंड के साथ परसीव कर रहे हो, होश में। ये मार्कर आपके सामने है, लुक एट इट, ठीक। अब ये मार्कर मैंने आपको दिखाया, आप इसको डायरेक्टली परसीव करो, देखो इसको, ठीक। दिस इज परसेप्शन। आगे देखो, when shutting our eyes we frame mental picture of such an object, such consciousness is called mental image or representation. मार्कर आपको दिखाया मैंने, ठीक। अब आप अपनी आंखें बंद करो, इस मार्कर की एक मेंटल इमेज आप बनाते हो अपने जहन में। जब मैं आपको कहता हूं मार्कर, दिस इज मेंटल इमेज। अब मेंटल इमेज आप मुझे देखो, आप देख रहे होते हो ना, मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप आंखें बंद करो और मैं आपको कहूं लेक्चर्स बाय वकास अजीज, उसी टाइम आपके जहन में मेरी मेंटल इमेज बनेगी, जिसमें आपको वकास नजर आ रहा होगा, उसने ग्लासेस पहने होंगे, वाइट बोर्ड होगा, ठीक। जिस तरह का मेरा पीछे ये बैकग्राउंड होता है वो आपके जहन में आएगा, विच इज अ मेंटल इमेज, ठीक। जब डायरेक्टली परसीव कर रहे हो कॉन्शियस माइंड के साथ, वो परसेप्शन है। जब आपने अपनी आंखें बंद करके उसकी इमेज जहन में बनानी शुरू की,
वो मेंटल इमेज है या रिप्रेजेंटेशन है उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। समझ आई? अब फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी में हो या कहीं भी बैठे हुए हो, मेरा लेक्चर आप नहीं ले रहे, लेकिन आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं, मुझे देखा हुआ है। तो आप कहीं होटल में बैठे हो और आपको आपका फ्रेंड कहता है कि यार लेक्चर्स बाय वकास अजीज के नई वीडियो आई है जिसमें उसने इस फिलॉसफी के ऊपर बात की है, तो उसी टाइम आपके जहन में मेरी इमेज आ जाएगी और ये बोर्ड, बैकग्राउंड, ये चीजें आपके जहन में आ जाएंगी कि वकास अगर लेक्चर दे रहा होगा तो इसी तरह दे रहा होगा, बोर्ड होगा, बैकग्राउंड उसका। ठीक, समझ आई बात की? मेंटल इमेज रिप्रेजेंटेशन। आगे आए, सच मेंटल इमेजेस आर लाइक परसेप्शंस। ये जो मेंटल इमेज है आपकी जहन में जो बनती है, ये बिल्कुल परसेप्शन की तरह ही होती है जब आप डायरेक्टली चीजों को परसीव कर रहे होते हो। ऑलवेज आइडियाज ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, जिस तरह परसेप्शन में आप किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हो, आप जब उसका माइंड में इमेज बनाते हो तो वो उसी परसेप्शन की तरह किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का होता है। तो परसेप्शन और मेंटल इमेज, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ गई कि दोनों के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को आप इमेज बना रहे हो या परसीव कर रहे हो। ठीक, बट बिसाइड दीज आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स वी हैव आल्सो जनरल आइडियाज। सोक्रेटिस कहता है कि ये जो हम परसेप्शन के थ्रू चीजों को डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं या मेंटल इमेजेस बना रहे हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की हैं, इनके अलावा भी हमारे जहनों में जनरल आइडियाज होते हैं। अब इस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझें, आपको व्हाट इज अ कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब जनरल आइडिया क्या होता है? द जनरल आइडिया इज नॉट एन आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग बट एन आइडिया ऑफ होल क्लास ऑफ थिंग्स। जब जनरल आइडिया की हम बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं कह रहे होते। जनरल आइडिया पूरी एक क्लास के बारे में होता है। ठीक, मैं आपको कहता हूं आदमी, अब आपके जहन में कोई पर्टिकुलर इंसान तो नहीं आया ना कि आप नाम ले लें, असलम, आसिफ या कोई भी नाम ले लें, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं आया। जब मैंने आपको कहा आदमी, आपके जहन में ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट आया। मैंने कहा औरत, तो आपके जहन में कोई पर्टिकुलर औरत नहीं आती, जैसे आपकी सिस्टर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मदर। आपके जहन में आएगी एक जनरल वुमन का कंसेप्ट। ठीक, दिस इज अ जनरल आइडिया। एग्जांपल देखें, सोक्रेटिस इज मॉर्टल, पर्टिकुलर नाम लिया, सोक्रेटिस इज मॉर्टल। एक और पर्टिकुलर नाम लो, वकास इज मॉर्टल, मर जाएगा एक दिन वकास, पर्टिकुलर आइडिया। लेकिन जब मैं कहूंगा मैन इज मॉर्टल, तो ये तमाम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात हो रही है। उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, जो कि इंसान हैं सारे के सारे। दिस इज अ जनरल आइडिया, मैन इज मॉर्टल। ठीक, जनरल आइडिया। अब इसी तरह हम लोग के जहनों में बहुत सारे जनरल आइडियाज हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या चीज के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी क्लास के बारे में होते हैं। जैसे हॉर्स, मैं हॉर्स कहता हूं तो आप जो जो वीडियो देख रहे हो, किसी के जहन में व्हाइट कलर का हॉर्स आएगा, किसी के जहन में ब्लैक कलर का आएगा, किसी के जहन में ब्राउन कलर का आएगा, किसी के जहन में ग्रे कलर का आएगा, किसी के जहन में मिक्स्ड कलर्स का आएगा, हॉर्स का कंसेप्ट। ठीक, लेकिन एक चीज वाज़ेह होगी कि जब मैंने हॉर्स कहा तो आपके जहन में कोई हॉर्स ही आएगा,
बर्ड नहीं आएगा, कोई रेप्टाइल नहीं आएगा, मगरमच्छ नहीं आएगा जहन में, हॉर्स आएगा, एक जनरल आइडिया हॉर्स का। इसी तरह ट्री जब मैं कहता हूं आपको, तो आपके जहन में ट्री ही आएगा, कोई एक पर्टिकुलर ट्री नहीं होगा, एक जनरल आइडिया होगा ट्री का। हाउस कहता हूं घर, तो आपके जहन में घर का कंसेप्ट आएगा, एक जनरल आइडिया आएगा। कोई एक पर्टिकुलर हाउस की मैं बात नहीं कर रहा कि मेरा घर या आपका घर, मैं सिर्फ कह रहा हूं घर, तो एक जनरल आइडिया आपके जहन में आता है। और वो क्या होता है कि कोई घर होगा, इट मीन्स कि उसकी चार दीवारी होगी, छत होगी, दरवाजा होगा, खिड़की होगी, इस तरह। ठीक। All these general ideas do not stand for any particular individual object but for whole class in general। कि ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होते। जब मैंने मैन कहा आदमी, तो उससे मेरी मुराद पर्टिकुलर सोक्रेटिस या वकास नहीं था, बल्कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स की मैंने बात की। जब मैंने हॉर्स कहा, तो उससे मुराद मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हॉर्स नहीं था जो कि कहीं यहाँ हमने मिल के देखा हो किसी मूवी में, या हमने कहीं पार्क में देखा हो। किसी पर्टिकुलर हॉर्स की बात नहीं थी, बल्कि एक जनरल आइडिया था। पूरी क्लास की बात थी हॉर्स की। ट्री की बात की, पूरे ट्रीज की बात थी। हाउस की बात की, होल पूरी एक जनरल आइडिया था कि हाउस किस तरह का होता है। ठीक, जो कि आपके जहनों में उसका एक जनरल आइडिया मौजूद है। Such general idea about whole class of a thing is called concept। ये जनरल आइडिया जो कि पूरी एक क्लास के लिए होता है, उस पर्टिकुलर चीज की जो पूरी क्लास है उसके लिए होता है, उसको हम कंसेप्ट कहते हैं, जनरल आइडिया को। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंसेप्ट, हम कंसेप्ट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सोक्रेटिस कह रहा है कि ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कंसेप्ट्स। तो ये फॉर्म कैसे करते हैं हम कंसेप्ट को? यहां तक तो हमें बात समझ आई। परसेप्शन क्या होता है? डायरेक्टली आप कॉन्शियस माइंड के साथ चीज को परसीव करो। इमेज, मेंटल इमेज क्या है कि फिर उसकी एक तस्वीर आप जहन में बना लो। ठीक। लेकिन उसके अलावा हम लोग के जहनों में जनरल आइडिया भी होता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं होता, बल्कि पूरी क्लास के बारे में होता है। ठीक। मैन, अब मैं पर्टिकुलर वकास या सोक्रेटिस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं। ठीक। इसी तरह हॉर्स, किसी एक पर्टिकुलर हॉर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक जनरल आइडिया है। ठीक, जिसमें तमाम हॉर्सेस आ जाते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट बनता कैसे है, जिसको हम कह रहे हैं कि ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कंसेप्ट्स? ये चीज अब मैं इसको इरेज करके लिखूंगा, डिस्कस करनी है। अटेंटिव रहें जी। तो आ जाएं, देखें फॉर्मेशन ऑफ अ कंसेप्ट। अब सोक्रेटिस क्या कहता है इस बारे में कि हम कंसेप्ट्स को कैसे फॉर्म करते हैं? By including all the qualities which whole class of objects has in common। कि सबसे पहले जितनी भी क्वालिटीज कॉमन हैं उन सबको इंक्लूड करो, एंड एक्सक्लूडिंग फ्रॉम देम ऑल द क्वालिटीज इन विच दे डिफर, और उन तमाम क्वालिटीज को एक्सक्लूड कर दो जिसमें वो डिफर करते हैं। ठीक। एग्जाम्पल देखें, कंसेप्ट ऑफ हॉर्स। जब आप हॉर्स का कंसेप्ट बनाते हैं, एक जनरल आइडिया बनाते हैं, तो आप वो किसी एक पर्टिकुलर हॉर्स का तो नहीं बना रहे होते, किसी एक पर्टिकुलर घोड़े का, बल्कि तमाम घोड़ों का, उस पूरी क्लास का एक आप कंसेप्ट या जनरल आइडिया बनाते हैं। तो आप कहते हैं एनिमल है, यस, ठीक, ये क्वालिटी इंक्लूड हो सकती है, जितने भी हॉर्स हैं एनिमल हैं। वाइटनेस,
इंक्लूड हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हॉर्सेस में कुछ हॉर्सेस वाइट हो सकते हैं, कुछ ब्लैक हो सकते हैं, कुछ ब्राउन हो सकते हैं, कुछ ग्रे हो सकते हैं, कोई मिक्स्ड कलर के हो सकते हैं। तो वाइटनेस को हम क्राइटेरिया नहीं रख सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसे हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक। अगला देखें, वर्टिब्रेट्स, इसको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक। अब समझ आई बात की? जब हम किसी भी चीज का कंसेप्ट बनाते हैं, जनरल आइडिया बनाते हैं, तो हम वो जो पूरी क्लास है उनकी सारी जो क्वालिटीज जो कॉमन है उसको इंक्लूड करते जाते हैं, और जहां जहां पे वो डिफर करती हैं, कॉमन नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं उन क्वालिटीज को। ठीक। इस तरह कंसेप्ट बनता है। समझ आई? अब चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रीजन को भी सोक्रेटिस कह रहा है कि हमने इंक्लूड तो करना है कंसेप्ट्स के अंदर, क्योंकि जो सोफिस्ट थे उन्होंने नॉलेज को सेंसरी परसेप्शन पे बेस कर दिया था, रीजन का एलिमेंट ही निकाल दिया। तो यहां पे सोक्रेटिस ने क्या किया? ये कहा कि रीजन इज द फैकल्टी ऑफ कंसेप्ट्स, कि रीजन वो टूल है जिसके थ्रू हम कंसेप्ट्स को फॉर्म करते हैं। कैसे? वी एम्प्लॉय इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग अपॉन कंसेप्ट्स। हमारे कंसेप्ट्स जो हम बनाते हैं उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों का यूजेज होता है। कैसे? इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लेक्चर अलग से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। ठीक। देखें, इंडक्टिव रीजनिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम मुख्तलिफ पर्टिकुलर केसेस को देखते हैं, उनके दरमियान में कॉमन क्वालिटीज को देखते हैं, और उन कॉमन क्वालिटीज को फिर हम उठा के उसका एक जनरल आइडिया उस चीज के बारे में बना लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पर्टिकुलर केसेस, और बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस को हमें ऑब्जर्व करना होता है कि इन पर्टिकुलर केसेस के दरमियान कॉमन चीज क्या है। जब मैं हॉर्स का कंसेप्ट बनाऊंगा तो मैं मुख्तलिफ हॉर्सेस को, जिनके डिफरेंट कलर हो, डिफरेंट उनकी नस्ल हो, मैं उन हॉर्सेस को ऑब्जर्व करूंगा, फिर उनके दरमियान में कॉमन एलिमेंट्स को उठाऊंगा। दिस इज इंडक्टिव। ठीक। कंसेप्ट्स आर फॉर्म्ड इंडक्टिवली बाय कंपेयरिंग न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ अ क्लास। जिस चीज के बारे में कंसेप्ट बनाया जा रहा है तो उसकी जो क्लास है उसके अंदर जो पर्टिकुलर चीजें हैं उन सब चीजों को ऑब्जर्व करना होता है और उसमें से कॉमन एलिमेंट्स को निकालना होता है। यह सारा प्रोसेस इंडक्टिवली होता है। तो इट मींस कि जो जनरल आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो आपका इंडक्टिव रीजनिंग से बनता है। ठीक। तो फिर अब डिडक्टिव रीजनिंग का यहां पे क्या काम है? देखें, सोक्रेटिस कहता है कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंसेप्ट्स टू अ पर्टिकुलर केस। जब हम कंसेप्ट्स बना लेते हैं फिर हम अपनी डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करके इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर। कैसे? एग्जांपल देखें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मोर्टल। ये एक आइडिया बन गया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मोर्टल हैं। किस तरह बना होगा? इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू बना होगा कि मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व किया होगा कि एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाती हैं, तो एक कंसेप्ट बन गया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मोर्टल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इज वकास मोर्टल? क्या वकास मोर्टल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि क्या वकास लिविंग बीइंग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर आता है या नहीं। तो उसके लिए हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं। नाउ अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। जाना नहीं, लाइट गई है, मैं कुछ करता हूं, वेट करें।
जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिडक्टिव जो रीजनिंग है, इस डिडक्टिव रीजनिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। और इसी डिडक्टिव रीजनिंग से हम कंसेप्ट्स को एक पर्टिकुलर केस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मोर्टल। अब ये कंसेप्ट बन चुका है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मोर्टल हैं। क्वेश्चन ये है कि इज वकास मोर्टल, क्या वकास भी मोर्टल है? तो अब देखें, हम जो कंसेप्ट है कि लिविंग थिंग्स आर मोर्टल, इसको डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू इस कंसेप्ट को एक पर्टिकुलर केस के ऊपर अप्लाई करते हैं, और वो पर्टिकुलर केस है वकास। तो हमें क्या देखना होगा कि क्या वकास भी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। अगर वकास लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आता है तो इट मींस वकास भी मोर्टल है। ठीक, समझ आई यहां तक बात की? अब हमने जितना भी पढ़ा, जनरल आइडिया होता है, फिर हमने देखा कि उस जनरल आइडिया को सोक्रेटिस कह रहा है कंसेप्ट होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट ये हमने देखा, ठीक। फिर इंडक्टिव रीजनिंग से कंसेप्ट्स बनते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग से हम उन कंसेप्ट्स को पर्टिकुलर केसेस पे अप्लाई करते हैं। इन सारी चीजों से क्या हुआ? रिस्टोर्ड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ। कैसे? देखिए, a definition is formed in the same way as a concept। जब किसी चीज की डेफिनेशन बनती है तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस वो इसी तरह बनती है जिस तरह एक कंसेप्ट बनाया जाता है। किस तरह? by including all the qualities which whole class of objects has in common and excluding from them all the qualities in which they differ। डेफिनेशन भी इसी तरह बनती है किसी चीज की। एक जनरल डेफिनेशन जब हम बनाते हैं तो वो भी इसी तरह बनती है, और कंसेप्ट भी इसी तरह बनता है। अ डेफिनेशन इज मेयरली द एक्सप्रेशन ऑफ अ कंसेप्ट इन वर्ड्स। तो फिर हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस कि जब डेफिनेशन भी इसी प्रोसेस से बन रही है तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? एक्सप्रेशन है कंसेप्ट का इन वर्ड्स, ठीक। नाउ बाय द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग डेफिनेशंस वी ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रुथ। फिर जब हम किसी डेफिनेशन को फिक्स कर देते हैं, जब जनरल डेफिनेशन हमने बनाई जो कि बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है, इन अदर वर्ड्स जो कंसेप्ट है उसी को हम वर्ड्स में डेफिनेशन की सूरत में प्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम उस डेफिनेशन को फिक्स कर देते हैं तब हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रुथ आते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रुथ आर वैलिड फॉर ऑल मेन। अब ये जो डेफिनेशन हमने बनाई जो कि फिर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रुथ हमारे लिए बन जाते हैं, ये सब लोगों के लिए वैलिड होते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। एग्जाम्पल देखें, कंसेप्ट ऑफ मैन, ठीक। इसकी आप डेफिनेशन बनाएं कि मैन कौन हो सकता है, जिसमें आप तमाम वो कॉमन क्वालिटीज को इंक्लूड करेंगे जो सारे इंसानों में कॉमन है, और हर उस क्वालिटी को एक्सक्लूड कर देंगे कि जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अब मैन की जब हम एक डेफिनेशन बनाएंगे तो हम कहेंगे रैशनल बीइंग्स, सोचने वाले, ठीक। तो हमने जानवरों से इंसानों को अलग कर दिया, और फिर जितने भी इंसान हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो सोच सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या हम ये डेफिनेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ मैन की डेफिनेशन के अंदर कि कलर वाइट होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए? नहीं, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कुछ इंसान वाइट हैं, कुछ ब्राउन है, कुछ का कलर डार्क है,
तो ये क्वालिटी सब में कॉमन नहीं है इंसानों में, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी तरह सबके इंसानों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, तो कंसेप्ट ऑफ मैन की जो हम डेफिनीशन बना रहे हैं, ठीक, ये डेफिनीशन जब हम फिक्स कर देते हैं तो ये वैलिड फॉर ऑल होती है। फिर इसी डेफिनीशन को हम किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर अप्लाई भी कर देते हैं। ठीक, कंसेप्ट ऑफ हॉर्स हो गया, इसकी जब हम डेफिनीशन बनाएंगे तो वो डेफिनीशन क्या होगी, फिर उसको हम फिक्स करेंगे। जब फिक्स हमने कर दिया तो वो भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बन जाएगा। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ ट्री हो गया। ठीक, अब साइंस ने हमें एक डेफिनेशन दी है, एक कंसेप्ट दिया है कि सन स्टैटिक है, यूनिवर्स के अंदर सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये साइंस ने हमें एक कंसेप्ट दिया और ये डेफिनेशन फिक्स हुई, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बना। अब आप इस बात को माने या ना माने, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ये है। आप ये कहें कि नहीं यार, मैं तो खड़ा होकर जब जमीन को ऑब्जर्व करता हूं तो जमीन स्टैटिक है और सूरज मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो आप कह रहे हैं जो भी, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ठीक, समझ आई? यहां तक बात क्लियर है? अब ये फाइनल टच है, इसको जरा देखें। सोक्रेटिस ने क्या किया कि नॉलेज को बेस कर दिया कंसेप्ट्स के अंदर, यानी नॉलेज थ्रू कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट्स के थ्रू हमारे पास फिक्स डेफिनिशंस आती हैं। और जब हमारे पास फिक्स डेफिनिशंस आ जाती हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स आते हैं। समझ आई बात की? कि नॉलेज के थ्रू हम कंसेप्ट्स बना रहे हैं, यानी सारा नॉलेज कंसेप्ट्स पे बेस कर रहा है। इन कंसेप्ट्स के थ्रू फिक्स डेफिनिशंस बना रहे हैं और इन फिक्स डेफिनिशंस के थ्रू ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स हमारे पास आ रहे हैं। अब ये चीज हमें सोफिस्ट्स के अंदर नजर नहीं आती। देखिए कैसे। सोफिस्ट ने कहा कि नॉलेज इज बेस्ड अपॉन सेंस परसेप्शन। अब सेंस परसेप्शन जो है वेरी करती है। अगर सेंस परसेप्शन हर इंडिविजुअल की अलग अलग है ना, तो वेरी कर रही है, तो इसका मतलब नॉलेज भी वेरी करेगा। जो मैं चीजें परसीव कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो मेरा नॉलेज है। जो आप परसीव कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपका नॉलेज है। विच मीन्स नॉलेज वेरी करेगा। जब नॉलेज वेरी करेगा तो नो फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट्स, आप कंसेप्ट्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट एक जनरल आइडिया होता है। ठीक, समझ आई? जो कि सबके ऊपर अप्लाई होता है, फिर उस पूरी क्लास के ऊपर। जब आप कंसेप्ट ही नहीं बना सकते तो वहां पे आपके पास कोई चॉइस ही नहीं कि आप कोई फिक्स डेफिनेशन बनाओ, विच मीन्स नो फिक्स डेफिनेशंस। जब आपके पास फिक्स डेफिनेशंस ही नहीं होंगी तो इसका मतलब नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। ये मसला सोफिस्ट्स के अंदर आ रहा था और सोक्रेटिस ने इस मसले को हल किया। क्लियर है? ठीक है। और कभी लाइट अगर अचानक चली भी जाए तो आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स वेट कर लिया करें, मैं अरेंज कर लेता हूं सिस्टम। ठीक, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। आजकल लोड शेडिंग के बहुत ही अजीब सी टाइमिंग्स चल रही हैं। ठीक, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।